एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कीनू की कुल पैदावार का 96% हिस्सा सरगोदा और भलवाल पैदा करता है। इसकी वजह यहाँ का मौसम और लाखों एकड़ पर फैले हुए बागात हैं। माहिरीन के मुताबिक कीनू का जूस साफ खून पैदा करता है, मुदाफ़ियती निज़ाम के साथ साथ मैदे, दिल और जिगर को इंतहाई मजबूत करता है। और आज हम अपने सफ़र में मुकम्मल मालूमात लेंगे कि ये फल दरख्तों से कैसे उतारा जाता है और लोकल मार्केट में बेचने के साथ साथ इसको बैरून मुल्क किन किन मराहिल से गुजारने के बाद भेजा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बलवाल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बलवाल। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बलवाल क्यों है इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल सरगोदा की तरफ रवाना दवा है, सरगोदा बलवाल, और वहाँ पे जो है वो हम कीनुओं के बागात की तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ कीनू जो है वो किस तरह प्रोसेस होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग क्या है और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट में कितना शेयर है वर्ल्ड वाइड, वो देखेंगे। साथ में कीनुओं की कुछ मुख्तलिफ इक़साम है, उनके बारे में देखेंगे। प्रोसेस किस तरह होते हैं, एक्सपोर्ट किस तरह होते हैं और क्या क्या उसके साथ लवाजमात होते हैं। फ़िलहाल तो इस वक्त हम मोटरवे पर रवाना दवा हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहरहाल काफ़ी सर्दी थी। यहाँ मौसम जो है वो कुछ गर्म सा है। गिलानी साहब जो है वो अपना स्वेटर उतार चुके हैं और मैं भी थोड़ी देर में जो है वो अपना स्वेटर उतार दूँ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ख़ुद भी इंजॉय करते हैं कीनुओं को। आगे कीनुओं का सीज़न है और देखेंगे कि पाकिस्तान कितना जो है वो खुद कफ़ील है कीनुओं में। तो आगे बढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह। बलवाल के ऑरेंज बड़े मशहूर हैं। वहाँ पे एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ पे अमरूद भी जो है वो कोई ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े अमरूद मैंने देखे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लेने के लिए जाएँ तो बड़े जो है वो महंगे दाम में मिलते हैं। यहाँ पे तो बड़े सस्ते और बड़े ज़बरदस्त और फ्रेश। और भाई ने हमारे साथ ख़ास ताउन किया है, बड़े कम पैसे हमसे चार्ज किए और बड़ा ही फ्रेश किस्म का जो है वो सारा माल है। ये वैसे बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े साइज़ के अमरूद भी सीज़न में जो है वो मिलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जो कीनू है ये बेसिकली पाकिस्तान का मकामी फल नहीं है। ये 1930 में अमेरिका से कुछ पौधे मंगवाए गए थे जिन पे यहाँ पे उस वक्त क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो यहाँ पे कुछ तजुर्बा किए गए। तजुर्बात करने के बाद फिर उसकी एक नई नस्ल दरियाफ़्त हुई और वो फिर यहाँ पे कीनू के नाम से जो है वो मशहूर हुई और काफ़ी पॉपुलर हुई। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि जो कीनू है, फ्रूट और माल्टा ये नहीं, जो ख़ास जो कीनू है ये पाकिस्तान का ज़ाती फल नहीं है, ये इम्पोर्टेड फल है। इम्पोर्टेड इसके बीज आए थे और फिर वो बीज दर बीज और उसमें फिर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई और फिर बेतहाशा जो है वो सिलसिला कीनुओं के हवाले से चल पड़ा। लेकिन ये मकामी फल नहीं है। ये जो फौज है सारी की सारी ये एकदम जो है वो एक तरफ के पड़ते हैं, फिर सब का सब जो है वो उसका सफाई कर देते हैं। लेकिन ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। इनके हाथों में और इनकी अपनी सेंस इतनी ताकतवर है कि ये हर कीनू को बिल्कुल नफासत के साथ ना सिर्फ काटते हैं बल्कि बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ उसको, और इनको इतना तजुर्बा है कि ये सारे के सारे जो है वो एक एक फल को जानते हैं और हर तरीके से इसको संभालना जानते हैं। और ऐसा नहीं करते कि सारे के सारे जो है वो दरख्त को कहीं ख़राब कर दें या कुछ कर दें। बहुत ही नफासत के साथ जो है वो इसकी कटिंग करते हैं। ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और अभी उन्होंने बताया जा रहा था कि कोई पिछले 17-18 साल से ये सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ ऑर्चर्ड फार्म्स के अंदर काम करते हैं और इनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका हुआ होता है कि इनको
एक एक फल के बारे में जो है वो मुकम्मल मालूमात होती है। इनकी ये कटिंग कर रहे हैं हमारे दोस्त और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कटिंग इसकी की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भलवाल क्यों कहा जाता है, इसकी मालूमात लेने के लिए हम जो यहाँ की एक वेल नोन फैक्ट्री है ऑरेंज सिट्रस के हवाले से उनके ओनर से मुलाकात करेंगे और उनसे पता करेंगे क्या है इसको, इस इलाके को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भलवाल क्यों कहा जाता है। इसलिए इसको कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है जी। और बेसिकली हमारा यहाँ की आबादी का रोज़गार वो सिट्रस से रिलेटेड है। जैसे कैलिफोर्निया के वहाँ पे सिट्रस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रोअर्स का, लोकल ट्रेडर्स का, लेबर, यानी कि आप जब किन्नू का सीज़न होता है तो यहाँ पे एक मेले का समय होता है, और जब वो किन्नू का सीज़न गुजर जाता है तो आप आएँ तो रोड्स खाली पड़े होते हैं, बिल्कुल हू का आलम होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी होती है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है और लोगों को रोज़गार भी घर बैठे हुए मिलता है। देखिए जी, जो हमारी प्रोडक्शन के लिहाज से आप बात करेंगे ना, तो प्रोडक्शन के लिहाज से हमारे किन्नू जो है ये अराउंड 11वां नंबर बनता है वर्ल्ड में प्रोडक्शन वाइज, पूरी दुनिया में जो की जा रही है। तो बाकी जो अगर आप इन टर्म ऑफ इसको क्वालिटी या इसकी जो है कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिहाज से करेंगे तो वो हम टॉप 5 में आते हैं। अच्छा जी, जहाँ पे बात हो रही है इसकी प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग के लिए हमने एक बड़ी स्किल्ड लेबर्स रखी हुई हैं जो बागात में जाते हैं सुबह, और वहाँ पे वो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और इसको हाथ से नहीं तोड़ा जाता, इसको सीजर से तोड़ा जाता है और बड़े प्यार से आराम से बच्चों की तरह इसको तोड़ के आराम से इसको रखा जाता है ताकि इसको चोट ना लगे। फिर उसके बाद वहाँ पे बागात के अंदर इसकी जो है सॉर्टिंग होती है, इसकी क्लास बनाई जाती है A, B, C। E क्वालिटी जो है वो हमारी एक्सपोर्ट में यूज़ होती है, B क्वालिटी अमूमन लोकल मार्केट या हमारे पास अफ़गानिस्तान की भी मार्केट है वहाँ पे जाती है, और C क्वालिटी जो है वो छोटा साइज़ का जो होता है वो जूस फैक्ट्री चला जाता है। तो उसके बाद जो A क्लास है वो हमारे पास किन्नू फैक्ट्री में आ जाती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी फिर दोबारा से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सॉर्टिंग की जाती है कि कोई ऐसा प्रॉब हो जाए दाना जो बागात से यहाँ पे आते हुए कोई डैमेज हो गया है तो उसको निकाल दिया जाए। फिर इसको जो है ना फूड ग्रेडेड डिटर्जेंट है जो हम स्पेन से इंपोर्ट करते हैं उसके साथ वॉश किया जाता है। उसके बाद इसको फिर 55 डिग्री टेम्परेचर पे खुश्क किया जाता है। फिर इसके बाद इसकी जो है ना सॉर्टिंग की जाती है अगेन, कि जब वो साफ़ हो जाता है तो देखा जाए कि कोई मैकेनिकल इंजरी या कोई उसके ऊपर कोई दाग निशान तो नहीं है, अगर हो तो वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर इसको वैक्स कोटिंग की जाती है इसके ऊपर। उसके 2 फ़वायद हैं, एक तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है, वैक्स कोटिंग से इसके मसाम बंद हो जाते हैं तो वो रेस्पिरेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। दूसरा उसके साथ शाइन भी आ जाती है, शाइनर बीच में शामिल होता है, और एंटी फंगस मेडिसिन भी वहाँ पे लगाई जाती हैं। फिर इसको उसके बाद फिर ड्राई किया जाता है 50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ताकि वो वैक्स खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर इसकी सॉर्टिंग की जाती है कि कोई ऐसा दाना जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोई डैमेज हो गया तो उसको निकाल दिया जाए। फिर इसके बाद मेन है ग्रेडिंग। इसको 10 साइज़ बनाए जाते हैं डायामीटर के हिसाब से, यानी कि बड़े से बड़ा 95 मिलीमीटर होता है और एक्सपोर्ट, और छोटे से छोटा जो है वो 54 मिलीमीटर का दाना जो है वो एक्सपोर्ट होता है। उसके 10 ग्रेड बनाए जाते हैं डिफरेंट मिलीमीटर्स के हिसाब से, हर 5 मिलीमीटर का एक फ़र्क पड़ता जाता है उसको। फिर इसकी पैकिंग की जाती है, वो सारी मैनुअल होती है पैकिंग की। हर बंदा हर किन्नू का दाना जो है उसको एक बंदा देख के अगर उसमें कहीं भी कोई डिफेक्ट है तो उसको वो पैक नहीं करता, ये हैंड पैकिंग होती है और उसके बाद देखने के बाद उसको पैक किया जाता है। फिर इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ब्लास्ट चिलर के अंदर, ताकि इसकी पल्प का जो टेम्परेचर है जी वो +4 पे 30 डिग्री अमूमन हमारा यहाँ पे जो है पल्प का टेम्परेचर होता है, उसको हम 12 घंटे के अंदर 4 डिग्री पे ले जाते हैं सेल्सियस पे। अच्छा। उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर आपने लोडिंग करनी है तो फिर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के अंदर +4 टेम्परेचर के ऊपर हम इसको एक्सपोर्ट के लिए भेज देते हैं। अगर हमने कोल्ड स्टोर में कीप करना है तो उसको भी +4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। ये प्रोसेसिंग है।
कंटेनर में कैसे मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को? कंटेनर के अंदर जी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ से जब गाड़ी जाती है तो इसके अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा था कंटेनर के अंदर ओके। और गाड़ी के साथ वो प्लग हो जाता है, वहाँ से वो अपनी इलेक्ट्रिक लेता है, सप्लाई लेता है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब ये पोर्ट पे चला जाता है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पे इसको लगा दिया जाता है। फिर जब ये किसी वेसल शिप के अंदर लोड होता है तो उसके अंदर भी इसको प्लग किया जाता है और थ्रू आउट हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं उसके टेम्परेचर को। इसके अंदर हमने मॉनिटर्स लगाए होते हैं, प्रॉप्स लगाई होती हैं, तो हम रियल टाइम यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं कि हमारे कंटेनर का इस टाइम भी टेम्परेचर क्या है। जब तक ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचता इसको बिल्कुल एक कूल चेन इसकी जो है ना वो प्रॉपर रखी जाती है। सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? सबसे बड़ी मार्केट हमारे पास थी जी रशिया, पिछले 2 साल पहले तक। जब पिछले साल रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई उस टाइम तक हम 40% हमारी जो किन्नू की एक्सपोर्ट है वो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस को थी। उसके अंदर हम बड़े मुतासर भी हुए हैं, हमारे कंटेनर रास्ते में रुक गए। इवन मेरी कंपनी के 22 कंटेनर जो ऐसे हैं कि हमने फेंकने पड़े, जो कहीं जा ही नहीं सके, रास्ते में हमें स्टक हो गए थे। तो वो मार्केट हमारे हाथ से तकरीबन निकल चुकी है। और उसके पहले हमारे पास एक बड़ी मार्केट थी ईरान की, वो 2013 से वो भी मार्केट बंद है हमारे लिए। तो अभी हम समझते हैं कि हम ओवर सप्लाई हो गए हुए हैं। यहाँ पे 250 प्रोसेसिंग यूनिट लगा था जब ईरान, रशिया, यूक्रेन, इंडोनेशिया हर जगह पे किन्नू जा रहा था। तो अभी सिर्फ 100 प्रोसेसिंग यूनिट चल रहा है, 150 बंद पड़ा हुआ है। और अभी हमारी अगर आज आप बात करें तो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है मिडल ईस्ट, उसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक ये हैं। और फार ईस्ट के अंदर हमारे पास इंडोनेशिया है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम जाता है वहाँ पे। फ़िलीपींस है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम जाता है। फिर मलेशिया है, हांगकांग है, सिंगापुर है, ये मार्केट्स हैं। और बाय रोड यहाँ से हम CIS कंट्रीज़ को भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। वैसे हमारी एक्सपोर्ट UK भी है, कनाडा भी है, USA और यूरोपीय यूनियन में हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। वहाँ पे हमारे कुछ उनके साथ कंसर्न्स हैं प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के, कि वो हमारे किन्नू को अलाउ नहीं कर रहे कि वहाँ पे उनका अपना सिट्रस होता है तो शायद उनको ख़तरा है कि बीमारियाँ हमारी आपस में एक दूसरे के पास ट्रांसफर। कोरोना के बाद से मेरा ख्याल ये इशू आना शुरू हुआ है। नहीं, हमारा पहले से जी है। USA तो हमारा किन्नू जा ही नहीं रहा पहले भी। अच्छा। हाँ जी, मैं पिछले साल भी अभी USA गया था जब मैं प्रेसिडेंट था सरकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेलीगेशन लेके। वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हम जो है वो अच्छी वैरायटीज़ इंपोर्ट करें पाकिस्तान में। उसके लिए मैंने यहाँ पे एम्बेसी में भी मुलाकातें की थी। और अभी 14 दिसंबर को अमेरिकन कौंसल जनरल जो है वो मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे फैक्ट्री में मेरे, और उधर भी हमारा प्लान यही है कि उनसे हमने कहना है कि हमें आप US एड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके तहत हमें कोई अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में दें, ताकि हमारा फार्मर भी खुशहाल हो और एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा हो और हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट हो। आपको अंदाज़ा ये कि अभी जो हमारे माशी हालात हैं उसमें हमें एक्सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। सरगोदा और भलवाल में जो सबसे ठंडी जो जगह है, जो 12 महीने ठंडी रहती है, वो ये है नेशनल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का ये जो चिलर है। यहाँ पे साल के 12 महीने 4 टेम्परेचर रहता है। ये सबसे ठंडी जगह है इस पूरे रीजन।